विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू डेटा क्लीनिंग। और अब तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैड द फर्स्ट लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस और व्हाट वी टॉक मेनली अबाउट द डेटा माइनिंग पाइपलाइन। Then we moved on to the types of variables, descriptive statistics, and now let's talk about data cleaning. तो डेटा क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज रफली सेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड इन डेटा क्लीनिंग, कि ज्यादातर टाइम आपका डेटा को साफ करने में ही लगता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको सही एनालिसिस करने के लिए सही डेटा की जरूरत होती है और उसमें इनएक्यूरेसीज को आप बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डेटा ऑल्सो नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक ही तरीके की चीजें होनी चाहिए, एक ही तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए, एक ही रेंज के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपका एनालिसिस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मेनली क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एरोनियस वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं? इट कुड बी द पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट एरर्स। आप जिन टूल से मेजरमेंट कर रहे हैं हो सकता है वही गलत हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिकॉर्ड आया है और वो आया है अबाउट द वेदर प्रेडिक्शंस, और उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल बैरोमीटर था, फॉर एग्जांपल उसके अंदर और भी चीजें थी, उन्होंने सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आइंदा के लिए वेदर प्रेडिक्शंस जो होंगी वो गलत हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ इसके अंदर बायस जजमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, या मे बी एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ इतना समझ लें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देयर वाज अ कंपनी आई वाज वर्किंग विद प्रीवियसली, दैट वाज राय, और उसका सर्वे हमने लास्ट बैच के साथ भी किया था। तो जब हमने उसका सर्वे किया था तो सर्वे में एक और चीज होती थी, इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद ये होता था कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होते थे उनके इंटरव्यूज को बाकायदा लिखा जाता था, टाइप किया जाता था। द टाइपिस्ट इन द कंपनी वर नॉट वेरी वेल ट्रेंड, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे, तो उनकी जो टाइपिंग थी, जो लोगों का ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता था, वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उसकी वजह से एनालिसिस करने में काफी प्रॉब्लम्स आती थी। बहरहाल, सो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये काफी रिकरिंग आएगा, अभी आगे भी हम चलेंगे तो कई जगहों पर आएगा कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ क्या किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ये चीज भी की जाती है कि ऐसी वैल्यूज को, ऐसे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर दें, डिस्कार्ड कर दें, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी सॉल्यूशंस तो आसान है काफी। सो लेट्स सी, एरोनियस वैल्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज व्हिच आर पॉसिबल वैल्यूज, दैट मींस द वैलिड वैल्यूज, एंड दोज व्हिच वुड बी ऑब्वियसली इनवैलिड वैल्यूज। दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, एक तो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि गलत रिकॉर्ड हो गई लेकिन वो वैलिड वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि गलत रिकॉर्ड हुई और वो वाकई में इनवैलिड वैल्यू ही थी। अब जरा इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नंबर्स रिकॉर्ड करने थे और नंबर रिकॉर्ड करने के लिए 1 till 100 तक की आपके पास रेंज थी, कितने सारे नंबर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जिसमें से 69.72 इज ऑल्सो अ करेक्ट नंबर, 6.972 इज ऑल्सो अ करेक्ट नंबर, लेकिन the actual value that you had to record was 69.72, but you recorded 6.972. It means that this value, although it was a valid value, but this had to be rejected. इसे रिजेक्ट करना लाजमी है, इसे रिजेक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहरहाल नजर तो आ रही है कि सही वैल्यू होगी, नंबर चाहिए तो नंबर ही तो है, लेकिन ये सही नहीं है। इसे इस तरीके से भी समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली सेंसस हुआ है, मर्दमशुमारी हुई है, मर्दमशुमारी के अंदर जो पॉपुलेशन दिखाई जा रही है वो बहुत ही कम दिखाई जा रही है। फॉर एग्जांपल, 3 करोड़ की आबादी में से कराची की 1.5 करोड़ की आबादी बताई जा रही है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेल टू फीमेल रेशो भी इसके अंदर जब रिकॉर्ड किया होगा तो मेल टू फीमेल रेशो में भी इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मेल बहुत ज्यादा हो गए होंगे या फीमेल कम हो गई होंगी, या फीमेल ज्यादा हो गई होंगी और मेल कम हो गए होंगे। तो इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी वजह से भी एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आएगी। Then we move on to another such example, and that is colors. अब colors में black भी कलर है, brown भी कलर है, blue भी कलर है, ये सारे ही कलर्स हैं, और किसी ने रिकॉर्ड करते हुए कलर लिख दिया ब्लू, लेकिन ये ब्लू की जगह एक्चुअल आंसर था ब्राउन। गाड़ियों की बात हो रही है, गाड़ियों को आपको कलर्स को रिकॉर्ड करना था, वक्त किसी ने एक ब्राउन गाड़ी को ब्लू गाड़ी की तरह उसने लिख दिया, काम तो हो जाएगा इसके, लेकिन ये भी तो इनएक्यूरेसी है। अब ऐसी वैल्यूज को ढूंढना पहले जाके कि क्या था क्या नहीं था, आपके पास कोई और एक्सटर्नल रिकॉर्ड हो तो आप उसमें से क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो वन ऑफ द वेज इज कि यू कैन जस्ट डिस्कार्ड द वैल्यू, आप इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके पास वैल्यू है वो इनवैलिड वैल्यू है। इनवैलिड का मतलब ये है कि यू वांटेड नंबर्स, आपको नंबर्स चाहिए थे,
और नंबर्स में कहीं पर एक लेटर आ गया 69.7x, या कलर है ब्राउन, देयर इज नो सच थिंग एज बी ब्राउन, लेकिन किसी ने टाइप करते हुए 2 बार बी के लेटर के ऊपर क्लिक कर दिया और वो बन गया बी ब्राउन। ना दिस इज इनवैलिड, ये टोटली इनवैलिड है। आप इसे आंखें बंद करके आप इसे रिजेक्ट कर दें, आपको कोई और चीज क्रॉस चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टोटली इनएक्यूरेट वैल्यू एंड अ नॉइज। नॉइज क्या होता है? नॉइज इज अ वैलिड वैल्यू, एक वैलिड वैल्यू है, लेकिन ये सही वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया कि ब्राउन भी कलर है और ब्लू भी कलर है, रिकॉर्ड करना था ब्राउन और लिख दिया ब्लू, लेकिन कलर तो है, वैलिड वैल्यू तो है, बट इट इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स सी अनदर वन कि एक और क्या तरीका किया जा सकता है चीजों को बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स अपनी रेंज में आ रहे हैं 5 1 6 2 3 4 6 एटसेट्रा एटसेट्रा, और अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो दे वुड बी 1.162345, तो इस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं नंबर्स। ना यू वुड से कि अगर मैं देखूं नंबर्स को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर लिखा हुआ है और एक नंबर मेरे पास तरीके से डेसिमल्स में आ गया, तो आई कैन डिस्कार्ड इट बिकॉज द अदर्स कैन बी थॉट ऑफ एज द कैटेगरीज। बाकियों को मैं कैटेगरी के तौर पे बना सकता हूँ। लेट्स से वी हैड 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स, 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स थे इस कॉलम में। अब मैं इसे 6 कैटेगरीज के तौर पे भी तो समझ सकता हूँ, मैं इन्हें 6 कैटेगरीज के तौर पे देख लूंगा। सो देयर इज 1.16, तो ये तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा और हम इसे रिमूव कर सकते हैं। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल की फॉर्म में भी हो, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 के फॉर्म में भी हो, तो यू कैन जस्ट कंसिडर देम एज द कैटेगरीज। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर कि हमने इस तरीके से डेटा की बात की थी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हमने ये बात की थी। What if we have the identical values? अगर हमारे पास सारी की सारी identical values हो तो हम क्या करेंगे? एक जैसी values है। For example, country, country के कॉलम में हर किसी ने पाकिस्तान 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 लिखा हुआ है। अब ऐसे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका मेरे एनालिसिस के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, तो हम इसे इग्नोर एट्रीब्यूट की तरह कंसिडर कर सकते हैं एंड वी कैन सिंपली इग्नोर इट और इवन डिलीट दिस कॉलम, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देन वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 4, ऑल डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट वन। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास एक जैसी हैं, एक अलग है। अब अगर हम देखें यहाँ पे नंबर्स को तो 1 1 1 1 1 एंड इन द एंड देयर इज 2। अगेन वी कैन कंसिडर दिस एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, इसे हम कैटेगरी के तौर पे कर लेंगे। सो देयर आर सिंपली 2 कैटेगरीज इन दिस कॉलम, एक 1 है एक 2 है, दैट्स इट। इसके अंदर ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, अगर हिस्टोग्राम के हिसाब से आप समझो इस बात को, दैट्स कॉल्ड बिनिंग। तो बिनिंग क्या होता है? बिनिंग ये होता है सिंपली कि आप इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वल विड्थ के इंटरवल्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज 1 एंड 2, तो उसके अंदर ये डिवाइड कर दिया जाएगा और उस पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। देन वी हैव आउट ऑफ रेंज। कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आउट ऑफ रेंज, और हमने इनके बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, दैट दीज आर कॉल्ड द आउटलायर्स, जिसे हम आउटलायर्स कहते हैं। अब ये जो आउटलायर्स है, फॉर एग्जांपल द वैल्यूज ऑफ कंटीन्यूअस एट्रीब्यूट मे ऑल बी द इन द रेंज ऑफ 200 to 5000 एक्सेप्ट फॉर द हाईएस्ट 3 वैल्यूज व्हिच आर दिस एंड दिस। अब ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, एवरेज सैलरीज के ऊपर भी बात की थी, काफी सारी इसकी भी एग्जांपल्स हमने देख ली थी। तो ये आउटलायर्स हैं। अब आउटलायर्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले जरा देखते हैं, प्रॉब्लम को मजीद समझते हैं। देयर मे बी सम वैल्यूज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल रेंज ऑफ द वेरिएबल। इफ द डेटा वर रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली इट मे बी दैट द इक्विपमेंट malfunctioned, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास कोई आउटलायर आ गया। There may be some values that are outside the normal. If the data values were entered by hand, a reasonable guess is that the first and third of these abnormal values resulted from pressing the initial key twice by accident, and the second one is the result of leaving out the decimal point. Let's see. यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गलती क्या हो सकती है। ह्यूमन एरर्स कुछ बता रहे हैं कि इसमें 200 to 5000 तक की रेंज है, तो हो सकता है ये 2 दफा की दबा दी हो 2 की, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर है 38597 में भी इसके अंदर ये आखिर में 7
गलती से दब गया हो, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। 44625.7, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि 4 2 बार यहाँ पर लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट को मिस कर दिया हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल। तो डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली दे मे बी जस्ट द आउटलायर्स, ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में कोई ऐसी वैल्यूज आ रही हो जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज आ रही हो। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कार्ड देम, यू कैन डिलीट द एंटायर रो, पूरी की पूरी रो को या इस वैल्यू को खासतौर पे आप कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन नॉर्मलाइज देम। इन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए एक तरीका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड मिन मैक्स स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग ये होता है कि आप सारे के सारे नंबर्स को एक रेंज से मिनिमम या मैक्सिमम उसकी स्केलिंग कर देते हैं। तो स्केलिंग से आप लोग वैसे ही वाकिफ होंगे, सभी लोग वाकिफ होंगे। एक और तरीका क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर हम पहले ही चेक कर लें और सारी की सारी वैल्यूज को जब हम एंटर कर रहे हो, जब भी ये कोई फॉर्म फिल हो रहा हो तो उसके अंदर ये एक आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब फोन नंबर्स को आप एंटर कर रहे होते हैं गूगल फॉर्म में भी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आना चाहिए जो कि आपको रोक दे अगर आप कोई डेसिमल या कोई और एक्स्ट्रा नंबर या कोई कम कम नंबर आप उसके अंदर टाइप कर रहे हैं, तो वो आपको पहले से रोक सकता है। या रिपीटेड वैल्यूज की बात हो चुकी है ऑलरेडी कि बहुत दफा कोई कंट्री का नाम अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द इग्नोर एट्रीब्यूट, इसे हम इग्नोर एट्रीब्यूट भी कंसिडर कर सकते हैं। या दिस इज एन एग्जांपल के जैसे कि कंट्री है, कंट्री ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आप जैसे से ड्रॉप डाउन करोगे और अल्बानिया आपको नजर आ रहा है, सो दिस कुड बी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कंट्री इन द लिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वर लेजी इनफ टू स्क्रॉल डाउन मे बी, और सबने यहाँ पर उसे अल्बानिया को ही क्लिक कर दिया, तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। सो अनदर सच एग्जांपल इज के एक सर्वे हुआ स्कूल में दैट वाज हेल्ड इन 2002, and when the survey was held there were the respondents had the age of 72, most of the people had the age of 72। why is that, क्योंकि जो कैलेंडर सेट था वो 1930 के ऊपर कैलेंडर सेट था, तो 1 Jan 1930, तो जो भी था वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसमें से सिलेक्ट करने के बजाय जो ऑलरेडी डिफॉल्ट हुई हुई थी उसी को क्लिक करके आगे बढ़तेगा, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगेन सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन से इसके ऊपर चेक लगाया जा सकता है, और अगर आप उस फेज से आगे गुजर चुके हैं तो बस आप डिस्कार्ड ही इसे कर सकते हैं। या मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूटेशन कब हो सकती है, तो सबसे आसान अगर मैं आपको बताऊं दैट इज द मोड इम्प्यूटेशन एंड देन मीन इम्प्यूटेशन, ये सबसे आसान है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं, उस कॉलम के अंदर क्या है, उस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि लेट्स से एक आर्टिकल है, एक सेंटेंस है, यहाँ पर ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से आपने ये वर्ड निकाल लिया, डोनाल्ड है, इसमें मोदी आ रहा है, इसमें बाकी ब्लैंक्स आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ये जो नल है, इस नल को हम किस तरीके से फिल करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है आर्टिकल के अंदर वो आप यहाँ पे इंप्यूट कर दें, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें नल की जगह। सो दिस इज वन ऑफ द वेज, ये एक तरीका है, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड। बट व्हाट इफ जो सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड था वो नल है, अब क्या करेंगे, तो पूरे के पूरे डेटा के अंदर नल 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 लिखा हुआ होगा, अगर आप ये फ्रीक्वेंट मोड इम्प्यूटेशन करते हैं, सो दैट वुड अगेन बी इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर एक और कोई एग्जांपल है, द बेस्ट अप्रोच यहाँ पर, this can happen simply because there are some attributes that are not applicable for some instances. Example, certain medical data may only be meaningful for female patients or patients over a certain age. The best approach here may be to divide the data set into 2 or more parts. That's another way. एक और तरीका है इस तरीके से कि अगर आपको लगता है कि आपके डेटा सेट के अंदर सब कैटेगरीज भी बन सकती हैं तो आप उसे फर्दर बना सकते हैं। इसकी कोई और एग्जांपल भी सोच लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो डेटा है, लेट्स सपोज क्राइम डेटा सेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और क्राइम प्रिडिक्शन डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर एरियाज के नाम लिखे हुए हैं, और इसी तरीके से एक डेटा सेट और है जो कि लाहौर के डेटा सेट का है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जो कि डिफरेंट होंगी, काफी सारी जगहों के नाम, जैसे सदर इज द प्लेस विच इज कॉमन टू ईच एंड एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं, डीएचए इज ऑल्सो कॉमन,
जस्ट बाय द वे वो भी कॉमन है, बहरिया टाउन इज काइंड ऑफ कॉमन टू। तो ये तो कुछ हैं जो कि कॉमन वहाँ पे सबके इलाके हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे इलाके ऐसे भी होंगे जो कि हर किसी के अंदर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो लेट्स सपोज कि अगर पूरे पाकिस्तान का क्राइम प्रिडिक्शन डेटा सेट है, तो एरिया, सिर्फ एरिया लिखना वो काफी नहीं होगा, वो सिटी वाइज एरिया की सब कैटेगरी बन जाएगी इसके अंदर। आई होप यू आर getting it. It wasn't a very convincing example, but I hope you get the point. Yeah, here is the reason. Here we have the reasons कि क्यों हमारे पास इस तरह के डेटा आ जाता है। The solution is simple, that is to delete them, drop the rows। उन सारी values को या rows को हम delete कर सकते हैं। That is one of the ways। आपको ले जाना चाह रहा हूँ आगे की तरफ कि mean imputation, here it is। मोड इम्प्यूटेशन भी हो सकती है और मीन इम्प्यूटेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर आ रहा है 85 का, तो आपने यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को भी 85 से आपने शो कर दिया। दिस इज वन ऑफ द वेज। इसके अलावा आप इसमें मीन इम्प्यूटेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी एवरेज होगा डेटा सेट में वैल्यूज का, जो भी एवरेज होगा वो एवरेज वैल्यू को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज, अच्छा मोड के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज इजी टू जस्टिफाई द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर वेरी अनबैलेंस्ड। जो वैल्यूज होंगी इसकी वो इतनी ज्यादा बैलेंस्ड नहीं होती। जरा आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड और लेस बैलेंस्ड वाले कुछ डेटा सेट आपको दिखाते हैं। लेट्स सी दिस। So for example, we have students data set, students का data set है, और उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 33% students got A, 33% students got B, 33% students got C। This is an example of a balanced data set। Unbalanced क्या होगा, 80% got A, 15% got B and 5% got C। Less balanced क्या होगा, 40% got A, 30% got B and 30% got C। This is लेस बैलेंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट हैं। तो कहानी क्या लिखी है जरा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एट्रीब्यूट x हैज पॉसिबल वैल्यूज a, b and c which occur in proportion respectively, it seems reasonable to estimate any missing values of attribute x by the value of a। If the values are more evenly distributed, say in proportions 40 30 30, the validity of this approach is much less clear। यानी कि आपको बता रहे हैं कि अगर आप मोड इम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो मोड इम्प्यूटेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं। मोड इम्प्यूटेशन आप अनबैलेंस्ड डेटा सेट के अंदर कर सकते हैं काफी हद तक। In the case of continuous attributions, it is likely that no specific numerical value will occur more than a small number of times। In this case, estimate used is generally the average value। मतलब ये हुआ कि अगर हम continuous attributes की बात कर रहे हैं, अच्छा जब हम कैटेगोरिकल की बात कर रहे थे तो वहां पे तो मोड इम्प्यूटेशन चल गई। जब हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस के अंदर आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी टू यूज द एवरेज और मीन। क्यूनेस की वजह से भी क्या कुछ हो सकता है। सो एवरेज वैल्यू हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन वी हैव कंटिन्यूस वेरिएबल विद लो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को याद कीजिएगा कि एक तरफ डेटा सेट, एक तरफ सारे डेटा के वैल्यूज आ जाती हैं और दूसरी तरफ उसकी टेल होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारी की सारी टेल है और राइट साइड पे मुझे डेटा की वैल्यूज नजर आ रही हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन ये हमारे बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सही है। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये बिल्कुल सेंटर में, इट मींस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड नॉट स्क्यूड। लेकिन अगर नेगेटिवली स्क्यूड अगर हमारे पास वैल्यूज होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। तो मीडियन जो होता है वो काफी सेंट्रल पोजीशन में आ रहा होता है। अगेन इफ यू लुक एट हेयर, मुझसे लास्ट क्लास में ही जब हम लैब कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने, आप ही क्लास के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें मीन इस्तेमाल करना है या हमें मीडियन के साथ इम्प्यूटेशन करनी है या हमें मोड के साथ इम्प्यूटेशन करनी है। तो मोड वाली इम्प्यूटेशन तो आपको समझ में आ ही गई है कि मोड वाली इम्प्यूटेशन तो हम कर रहे हैं कि जब हम देख सकते हैं कि कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं। और दूसरा ये कि जब हमें कंटिन्यूस नजर आ रही है तो कंटिन्यूस में हमें देखना होगा कि स्क्यूनेस अगर कम है तो हम मीन से इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे स्क्यूनेस ज्यादा नजर आ रही है तो मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे मीडियन इम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी। इसकी लॉजिक ये है कि यू कैन सी के मोड और मीन तो चेंज होते हुए आपको इसमें नजर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्क्यूनेस,
लेकिन मीडियन रिमेन्स इन द सेंट्रली टाइट पोजीशन, वो अपनी सेंट्रल टाइट पोजीशन को रिटेन करता है और इसी वजह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या अनदर वन, ये सॉल्यूशन भी किस चीज का है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। लेट्स सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ लॉट ऑफ कॉलम्स, आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपके डेटा सेट का साइज बहुत बड़ा हो गया है, आपके पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को एनालाइज करें। सो द वे इज के आप ऐसे डेटा सेट को रिड्यूस कर देते हैं, यू जस्ट ड्रॉप द कॉलम्स, आप कॉलम्स को ड्रॉप इसमें से कर देते हैं। Another problem is when 70% of the data in the column is missing। एक ऐसा भी कॉलम है जहाँ पे 70% ऑफ द डेटा है ही नहीं, तो उसे भी ड्रॉप करना ही बेहतर रहता है। इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। एक्चुअली फीचर रिडक्शन, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये टोटली एक प्रॉपर मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप ऐसे ही नहीं बस किसी भी कॉलम को आपने ड्रॉप कर दिया कि आपको ये सिग्निफिकेंट लग रहा है, इनसिग्निफिकेंट लग रहा है। बहुत बड़े डेटा सेट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स को ड्रॉप करने के लिए भी तरीका होता है। हम एक तरीका इंशाल्लाह पढ़ेंगे जरूर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए पढ़ेंगे। Then what if we have the symbols like this? अगर हमारे पास ये symbols हैं, what can we do? We can replace them with the null value, या तो null value से replace कर दें, या आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए ताकि ऐसी वैल्यूज को आप निकाल दें। फॉर एग्जांपल पहले शायद बात हुई थी कि अगर आपके पास टेक्स्ट वैल्यूज है सारी, तो टेक्स्ट वैल्यूज में से अगर आपको यूआरएल निकालना है तो उसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट वुड बी इट फॉर द लेक्चर एक्चुअली, कि यहाँ पर आपने सारे तरीके देख लिए डेटा क्लीनिंग के।